दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी ने पेपर देकर बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि आप सभी जो पेपर में अपना उत्तर टिक किए थे उसमें से कितने बच्चों ने सही किया था, कितने बच्चों ने गलत किया था। एक बार उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते ताकि आप भी देख करके संतुष्ट हो जाए कि अगर गलतियाँ हुई हैं तो क्यों गलतियाँ हुई, ठीक है। देखिए बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका हिंदी है, अगर आपने हिंदी से प्रश्नों को सही करना शुरू कर दिया तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत लाभदायक होगा, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेट नंबर 1 है और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पढ़िए ध्यान से। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य। बहुत सारे बच्चे यार कंठ तालव्य देखने के बाद परेशान हो जाते हैं, ठीक है, कि सर ये कंठ तालव्य क्या होता है। कुछ घबराने वाली बात नहीं दोस्तों, यहां पे आप केवल इसे अलग कर लीजिए। देखिए यहां पर दो बातें कह रहा है, एक कह रहा है कंठ ध्वनि के बारे में, एक क्या कह रहा है कंठ ध्वनि के बारे में, और दूसरा बात कर रहा है तालु ध्वनि के बारे में, ठीक है। तो कंठ तालव्य ध्वनि का तात्पर्य है कि वह ध्वनि ऐसी ध्वनि होगी जो कंठ और तालु दोनों से मिलकर चलेगी। तो अगर आप दोस्तों यहां पे देखें तो एक वर्ड दिया है ए। अगर मैं ए की बात करूं तो देखिए आप ध्यान से देखिए ए का निर्माण होता कैसे। ए का निर्माण होता है दोस्तों अ और ई के मिलने से, ठीक है। किसके मिलने से दोस्तों, तो याद रखिएगा अ और ई के मिलने से किसका निर्माण होता है, याद रखिएगा ए का निर्माण होता है और ई भी छोटा ई रहती है, ठीक है। इस तरह से ए बनता है। अगर मैं यहां पर ए की बात कर दूं दोस्तों तो याद रखिएगा अ और फिर अ के साथ ए लग जाएगा, तब जाकर के क्या बन जाता है, ए बन जाता है। इसी तरह से दोस्तों आप याद रखिएगा अगर हमको ओ बनाना है तो याद रखिएगा इसमें जो होता है अ के साथ ऊ लगता है, ठीक है। और अगर अ बनाना होता है तो यहां पर अ के साथ क्या लगता है, यहां पर अ के साथ ओ लगता है। मैं सारी बातें आपको बताना चाहूंगा कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। अब देखिए एक प्रश्न दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है, ध्यान से देखिए मैं आपको बता रहा हूं एक एक बातें, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे परीक्षा में। जैसे आज आपसे पूछ दिया कंठ तालव्य। देखिए अ क्या होता है दोस्तों, अ की जो ध्वनि है दोस्तों ये कंठ ध्वनि कही जाती है, ठीक है। अ जो है ये कंठ ध्वनि कही जाती है, तो यहां पर कंठ हो गया। और ई जो है दोस्तों ई, इसको ताली ध्वनि कहा जाता है। तो जब ये दोनों मिल गए तो ये हो गया कंठ और तालु। तो जो ए वर्ड है इसे क्या कहा जाता है, कंठ तालव्य ध्वनि कहा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यहां पर भी देख लिया। जैसे मान लीजिए अगर यहां पे उसी प्रकार बताऊं कि अ को क्या कहा जाता है, कंठ ध्वनि कहा जाता है, और ऊ को क्या कहा जाता है, इसको ओष्ठ ध्वनि कहा जाता है। क्या कहते हैं, ओष्ठ ध्वनि। तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाते दोस्तों, ये दोनों मिलकर बन जाते कंठोष्ठ। क्या बन जाते, कंठोष्ठ बन जाते, ठीक है। तो हो सकता हो आज आपसे परीक्षा में कंठ तालव्य पूछा हो और कल आपसे परीक्षा में कंठोष्ठ पूछ दे, ठीक है। तो एक एक बातें आप जानते रहिए। इस प्रकार दोस्तों यहां पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों, यहां पर ए जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 जिन बच्चों ने चूज किया उनका जवाब तो सही है और बाकी बच्चों ने कर दिया गलत। तो घबराइए मत दोस्तों, गलती हो गई कोई बात नहीं, आगे से प्रयास करिए कि गलती ना होने पाए, बड़ी बात है। देखिए गलती होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट आप क्यों दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में जो गलतियां हैं वो आपको बता रहे हैं कि आपको यहां सुधरने की आवश्यकता है। देखिए कई बार लोग मॉक टेस्ट का अर्थ गलत लगाते हैं। हम कतई नहीं कहते दोस्तों कि सभी के सभी प्रश्न हूबहू इस मॉक टेस्ट से पूछे जाएंगे, लेकिन हां एक बात जरूर कहता हूं कि आपकी परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी हमारे मॉक टेस्ट के अनुरूप ही होंगे। अनुरूप और समरूप में अंतर होता है, यानी एक बराबर नहीं होगा। मैंने कहा ना, मैंने आपको तरीका सिखाया, आपको कंठ तालव्य पूछा, मैंने पढ़ाया, हो सकता है वो आपके परीक्षा में कंठोष्ठ पूछ दे। तो ये बताना मेरा धर्म है दोस्तों, किसको जानिए कि कैसे कंठ तालव्य होता है, कैसे कंठोष्ठ होता है। ये बातें आपके लिए आवश्यक है, जानने लायक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था, अल्प प्राण वर्ण की संख्या है। क्या पूछा गया, अल्प प्राण वर्ण की संख्या है। अच्छा मैं यहां पे आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं दोस्तों। देखिए दो तरह के वर्ड होते हैं दोस्तों यहां पर, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण महाप्राण ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों, याद रखिएगा जहां से जिनके उच्चारण से, याद रखिएगा एकदम साफ साफ लिख रहा हूं, जिनके उच्चारण में क्या हो, कम वायु बाहर निकले, कम वायु बाहर निकले, याद रखिएगा उसे अल्पप्राण कहते हैं। और जहां पर ज्यादा वायु दोस्तों बाहर निकले, ज्यादा वायु बाहर निकले, उसे क्या कहा जाता है, उसे महाप्राण कहा जाता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने इन हाथों को अपने मुंह के सामने रखिए और बोलिए क, और फिर बोलिए ख। देखिए ख में ज्यादा हवा निकलेगा, फिर बोलिए ग कम हवा, घ ज्यादा हवा, अंग कम हवा। तो इस प्रकार पता चलता दोस्तों कि पहला कॉलम, तीसरा कॉलम और पांचवा कॉलम
कॉलम में कम हवा आती है और दूसरे कॉलम और चौथे कॉलम में ज्यादा हवा लगती है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों बहुत आसानी से आप अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इन तीन के आधार पे चलूं तो ये 5 लाइन चलता है। ठीक है, तो 5 तियां 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 तियां 15 हो जाएगा। उसके बाद उसके नीचे 4 और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके अल्प प्राण में रख दिए जाते हैं जो आपके कम वायु वाले होते हैं। क्या क्या दोस्तों, तो याद रखिएगा कौन सा, जैसे आप बोलेंगे यर लव तो कम हवा, शौख सह तो ज्यादा हवा, तो शौख सह आ जाता है महाप्राण पर और यर लव आ जाता है यहां पर। इस प्रकार हो गया दोस्तों टोटल 19। लेकिन अभी इस 19 से काम नहीं चलेगा। इस 19 में समस्त स्वर, स्वरों की संख्या कितनी होती है 11। जब ये जोड़ देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाता है 19 1 20, 20 10 30। याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या निकलकर कितनी आती दोस्तों, तो याद रखिएगा यहां पर अल्प प्राण वर्णों की संख्या निकलकर आती है 30। कितनी आती है 30। याद रखिएगा समस्त स्वर क्या कहलाते दोस्तों, ये भी आपके क्या कहलाते अल्प प्राण कहे जाते हैं। आज तक परीक्षा में ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछा, आपके परीक्षा में केवल अल्प प्राण महाप्राण के बारे में पूछा। जैसे दे देता बताता र क्या है, अल्प प्राण है कि महाप्राण है, आप खाली बता देते। पूछता ख क्या है, देखिए जैसे पूछे ना अपने हाथ को ऐसे मुंह के सामने रखे बोले क ख, ज्यादा हवा दिखे तो महाप्राण, कम हवा दिखे तो अल्प प्राण। ये सीखना है आपको। मैंने कहा ना कि आपके परीक्षा में यहां से प्रश्न बनेगा एकदम 100% सत्य है, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं और आज तो आपका पहला दिन है, आगे 29 दिन तक ऐसे हम बहुत सारे तरीकों पर बातचीत करेंगे, मतलब कुछ कमी नहीं रहने देंगे, सब आपको पॉजिटिव करके देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वहां जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है। कह जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, राम विद्यालय जाता है। ठीक है, ये वाक्य की गति क्या कर रहा है, अंतिम रूप ले रहा है। विचार के तार यहां पर क्या हो जा रहे हैं दोस्तों, टूट जा रहे हैं, मतलब ये अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जब कभी ऐसा होता है तो तात्पर्य होता है दोस्तों कि जब कभी वाक्य की समाप्ति होती है, जब कभी क्या होता है दोस्तों, वाक्य की समाप्ति होती है, तभी ऐसा होता है। और वाक्य की समाप्ति पर हमेशा पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये उतना भी डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछा था। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर चौथा उत्तर हो जाएगा। और योजक चिन्हों की बात करें तो योजक चिन्हों की बात कहां करते हैं दोस्तों, सामासिक पदों में किया जाता है। जैसे दिन रात कह दिया, जैसे लाभ हानि कह दिया, तो याद रखिएगा ये जो सामासिक पद हैं इनके बीच में हम इस तरह की योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। अल्प विराम का इस्तेमाल कहां करते हैं, जहां कहीं वाक्य में हमको कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहां अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और उद्धरण चिन्ह किसी चीज की बात को उद्धरण के लिए किया जाता है। ठीक है, अच्छा उद्धरण चिन्ह में होता क्या है, देखिए उद्धरण चिन्ह भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है सिंगल इन्वर्टेड कामा और एक होता है डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक है, यही क्या होता है दोस्तों, यही होता है उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो इनका जो कथन है ये एक उद्धरण चिन्ह है और इसको जो है इन्वर्टेड कामा में रखा जाएगा। तो ये एक आपका तरीका होता है, इसको समझिए। ठीक है, तो बाकी मैंने चारों एक्सप्लेन कर दिया, इसको देखते चलिए। चलिए अगला सवाल देखिए और ध्यान से पढ़ करके उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, लिखा है मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। दोस्तों यहां महात्म्य अंडरलाइन होगा और आपको शुद्ध यहां पर पहचानना है कि महात्म्य जो है इसका सही क्या होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा और बड़े अक्षरों में लिखकर दिखाता हूं। देखिए हमेशा याद रखिए महात्म्य लिखा कैसे जाता है, देखिए महात्म्य नहीं होता, मां होता है, मां फिर होता है हा, महात्म्य। ठीक है, महात्म्य। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा यहां पर इस तरह आएगा महात्म्य। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर ध्यान से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा रेखांकित शब्द के स्थान पर जो प्रयुक्त होना है, ठीक है, वो क्या होगा, जल्दी से बताइए, ध्यान से बताइए, ये होगा, फिर से एक बार कंफ्यूज हो रहे हैं। चलो एक और मैं लिख के दे रहा हूं, एक तो ये मैंने लिखा और ध्यान सुनो अगला महात्म्य। ठीक है, देखिए जो सिखाने जा रहा हूं वो सीखिए। आपको लगता क्या है, पहली बात गलतियां यहां क्या होती, 2 टाइप की गलतियां होती हैं, बहुत ध्यान समझना। पहली गलती होती है इस लास्ट में,
पहली गलती होती है इस लास्ट में कि आधा त आधा मैं होगा, या फिर जैसे यहां लिख रहा है पूरा त आधा म और यह होता है। ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आधा त आधा म उसके बाद यह होता है। लेकिन 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 एक बात और बिठाइए दोस्तों, एक बात और बिठाइए, हमेशा याद रखिएगा ये होता है महात्म्य, मां नहीं होता है। जैसे महात्मा होता है, महात्मा नहीं होता है, मां होता है, मां नहीं रहेगा। ये जो आप लोग एक्स्ट्रा लाइन लगा देते हैं ना 10 बार पढ़ने के बाद भी, आपको कई बार मैं यूट्यूब पे पढ़ाया हूं, ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हूं, लेकिन उसके बाद भी आज बहुत सारे बच्चों ने यहां पर गलत उत्तर चूज किया था दोस्तों। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये लाइन आपको लगाने की जरूरत यहां पर नहीं है। तो सही मायने में क्या होगा, आप लिखिएगा महात्म्य। ये जानबूझ के मैंने लिखा कि देखो कितने सारे बच्चे खुश हो गए सर मेरा जवाब सही था। सही नहीं दोस्तों, याद रखिएगा यहां महात्म्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए ना, हमेशा मां मत करिएगा, कभी म करिएगा। महात्म्य में याद रखिएगा म करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला पढ़िए, अगला क्या लिखा है, कह रहा है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन है, मैंने बताया दोस्तों इस प्रकार पढ़ेंगे तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द होता है, दूसरा दोस्तों मिश्रित होता है, फिर आपका यौगिक होता है। ठीक है, ये आपके 3 प्रकार के शब्द आपको नजर आते हैं। ठीक है, रूढ़, मिश्रित और यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, तो देखिए रूढ़ शब्द होता कुछ नहीं है, आप सिंपल भाषा में याद रखिएगा, जिनका खंडन न किया जा सके। ठीक है, जिसका खंडन न किया जा सके, मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके, उसे क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द। जैसे एक बात बताइए, अगर मैं कह दूं घर और मान लीजिए एक शब्द दे दिया विद्यालय, तो विद्यालय बराबर विद्याधन आलय, लेकिन घर बराबर क्या करेंगे, घ धन र। तो याद रखेगा ऐसा नहीं करेंगे। अब जैसे दूध धन वाला बराबर दूध वाला, घोड़ा धन सवार बराबर घुड़सवार, लंबा धन उदर बराबर लंबोदर, लेकिन नाक का क्या करेंगे, न धन आंक या ना धन क। तो याद रखेगा नाक जो है दोस्तों ये आपका रूढ़ शब्द है, ये 2 वर्णों के मिलने से नहीं तैयार हुआ। ठीक है, तो याद रखेगा। अगर यहीं पे दोस्तों मैं बात कर दूं बाकी चीजों का, तो अब देखिए बाकी चीजें क्या होंगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पर जो मिश्रित दे रहा दोस्तों, इसको रियलिटी में इसको योग रूढ़ मान लेते हैं लोग। ठीक है, क्या मान लेते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, चलिए योग रूढ़ कुछ अलग से नहीं करना। योग रूढ़ का तात्पर्य दोस्तों पर्यायवाची से होता है। एक लाइन याद रखना, मेरी बात कभी जीवन में आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, ये एकदम इसका निचोड़ बता दूं चैप्टर का निचोड़ है 3 प्रकार के जो शब्द होते हैं, उसमें ऋण शब्द उसे कहा जाता है जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। इससे घर का खंडन नहीं हो सकता, गृह का खंडन नहीं हो सकता, आम का खंडन नहीं हो सकता, मुंह का खंडन नहीं हो सकता, सिर का, हाथ का, पैर का, पंखा का, कुर्सी का, ठीक है, टेबल का, इनका खंडन आप नहीं कर सकते, सड़क का। तो याद रखिएगा ये सब रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और योग रूढ़ पर्यायवाची। एक बार इसमें से बताओ, इसमें से कोई पर्यायवाची दिख रहा है क्या, सर हम बताएं, ये लंबोदर सर गणेश जी को कहा जाता है। बस, तो जहां पर्यायवाची दोस्तों आप सभी को दिख गया, बस उसे क्या मान लेना, ऑटोमेटिक आंख मूंद करके मान लेना, क्यों क्या है दोस्तों, वो आपका योग रूढ़ शब्द है। क्या है, योग रूढ़ शब्द। लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर, अर्थात गणेश। ठीक है, और बाकी जो दे रहा दोस्तों दूध वाला घुड़सवार, तो याद रखेगा यहां पर जो दूध वाला दिया हुआ है, ये दूध वाला क्या है, यौगिक शब्द है। यहां पर जो घुड़सवार, घोड़ा धन सवार, घुड़सवार जो दिया हुआ है, याद रखेगा यह भी क्या होगा, यह भी आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर आपने गलती से दूसरा टिक किया तो मैंने आपको विस्तार से बता दिया, मुझे नहीं लगता कब इससे ज्यादा विस्तार से मैं आपको बता पाऊंगा। और आगे यार बहुत सारे सेट आएंगे। ठीक है, तो गलतियां हुई कोई बात नहीं, लेकिन कसम खा लीजिए कि अगर हिंदी में हमको 40 में 40 प्राप्त करना है तो मेरे साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो आ जाओ, आगे क्या करते हैं। ठीक है, अगला लिख रहा है दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय। ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द पंक्ति को चुनिए। कौन सी ऐसी पंक्ति है जहां पर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आ गए, ऐतिहासिक, आधा पका, लैकिक, निदित। अब देखिए पहली लाइन, दूसरा है सामयिक, ऐच्छिक, उतेक्षित और प्रबल, बेईमानी, अनुकरणीय, अभिमानी, अपमानित, असक्त, दैहिक, पुष्पित और लावारिस। दोस्तों बहुत ध्यान से यहां पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप
में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर बहुत डिफिकल्ट सवाल आ गया। एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं दोस्तों, ये आपके परीक्षा के लेवल को देख करके प्रश्न दिया गया। अगर मैं उपसर्ग और प्रत्यय चैप्टर की बात करूं तो ध्यान दीजिए, यहां पर दो ही बात होती है। एक बात होती है दोस्तों प्रत्यय क्या होता है, दूसरा बात होता है दोस्तों उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, तो याद रखेगा उपसर्ग हमेशा वर्ड जो होता है दोस्तों ये प्रारंभ में लगता है। ठीक है, किसी वर्ड के प्रारंभ में हमेशा उपसर्ग लगता है और अंत में हमेशा क्या लगता है दोस्तों, प्रत्यय लगता है। पहले तो आप याद रखेगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे ऐतिहासिक की बात करूं तो ऐतिहासिक में आपको पता है इक प्रत्यय लगा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इक प्रत्यय लगा। लौकिक यहां पर भी इक प्रत्यय लगा, लेकिन आधा पका दोस्तों ये आपका गलत कर दे रहा है। ठीक है, आधा पका ये आपका गलत कर देगा। चलिए आज मैं आपको एक अच्छा बताता हूं, यहां पर जो बढ़िया उत्तर है जैसे बेईमानी, तो बेईमानी जो बे शब्द है ये इससे बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो बे उपसर्ग यहां पे लगा होता है। ठीक है, तो बेईमानी हो गया। अनुकरणीय, अनुकरण, अनुकरण से अनुकरणीय बन गया दोस्तों, अनुकरणीय याद रखिए। अच्छा, ये आपसे पूछा है कि यहां पर उपसर्ग प्रत्यय दोनों बना सकते हैं। अगर मैं ऐतिहासिक की बात करूं तो ऐतिहासिक में इक जो है ये आपका प्रत्यय तो हो गया, लेकिन इसमें उपसर्ग क्या निकल के आएगा, उपसर्ग इसमें बन ही नहीं पा रहा है। दोस्तों ध्यान से पढ़िए, ये सवाल कर रहा है ऐसा शब्द कौन सा है जब हम एक ही शब्द से उपसर्ग प्रत्यय दोनों बना लेते हैं, यही पूछा है। आप इससे उपसर्ग बना ही नहीं सकते तो पहले ही गलत हो गया। आप अगर ऐच्छिक की बात करें तो ऐच्छिक में भी इक प्रत्यय मिलेगा, लेकिन उसके बाद ऐच्छिक में ए से कोई यहां पर उपसर्ग नहीं है दोस्तों, यह भी आपका गलत हो जाएगा। बेईमानी की बात करूं तो बेईमानी में याद रखेगा, इसको मिटा दे रहा हूं। अगर बेईमानी की बात करूं दोस्तों, बेईमानी में जो बे शब्द है ये क्या है, ये आपका उपसर्ग माना जा सकता है। ठीक है, बेईमानी में मैं आपको एक देखिए सिखा दे रहा हूं कि कैसे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेईमानी में याद रखेगा यहां पर आपको बे उपसर्ग मिल जा रहा है और अब आप कहोगे सर प्रत्यय क्या है, अरे तो आनी प्रत्यय। बेईमानी में क्या दोस्तों, आनी प्रत्यय। दूसरा शब्द लिखा दोस्तों अनुकरणीय, क्या लिखा दोस्तों, अनुकरणीय। आओ इसमें भी मैं आपको दिखाता हूं, आप मेरी नजर से देखो, अभी सब मिल जाएगा। अनुकरणी में दोस्तों आप सभी जानते हैं, अनुकरणी में अनु जो दोस्तों ये आपका क्या लगा है, उपसर्ग लगा, अनु उपसर्ग लगा है। ठीक है, और करणीय में ईय प्रत्यय लगा है। ईय क्या दोस्तों, ईय यहां पर क्या आ जाएगा, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे अगर आपने लिख दिया अभिमानी, क्या लिख दिया, अभिमानी, तो जरा कल्पना करो कि अभिमानी में क्या उपसर्ग होगा, क्या प्रत्यय होगा, अभिमानी। ठीक है, तो अभिमानी में याद रखिएगा दोस्तों, अभी जो शब्द है ये क्या हो जाएगा, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी से अभिनंदन, अभिमानी, ठीक है, ये सब बनते हैं। ठीक है, और मानी में आनी जो हो जाएगा दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे अपमानित, अपमानित यहीं से देख लीजिए, अपमानित में अप क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और इत क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही वर्ड से यहां पर उपसर्ग प्रत्यय सभी बना दिया मैंने और दिखा भी दिया आपको कि क्या बन रहा है। इस प्रकार देखा जाएगा दोस्तों, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। लिख रहा आशिक शब्द में क्या प्रत्यय, आशिक जो शब्द है दोस्तों, आशिक नहीं होता है, यहां पर एक लिखना चाहिए आंशिक। ठीक है, अगर आंशिक शब्द में प्रत्यय की बात करूं तो क्या प्रत्यय होगा, ठीक है, आशिक नहीं आंशिक कर लीजिएगा। चलिए दोनों मान लीजिए, ठीक है, आंशिक लीजिए, लेकिन अंश से यहां पर बना है आंशिक। ठीक है, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा अंश, अंश धन इक, अंश धन इक बराबर क्या हो जाता है, आंशिक हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों यहां पे क्या होगा, आपका इक नाम का प्रत्यय आएगा। ये प्रत्यय क्या दोस्तों, ये इक प्रत्यय यहां पे लगा हुआ है, तो आप याद रखिएगा ये आंशिक नहीं दोस्तों, यहां पर क्या है, आंशिक दिया गया है। क्या है, ये आंशिक है, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। कह रहा वाक्य के घटक होते हैं, आप सभी को पता होगा दोस्तों वाक्य में कौन कौन से घटक होते हैं। देखिए वाक्य में दो बातें होती हैं। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, अच्छा वाक्य के प्रकार अगर मैं बताऊं तो अलग हो जाते हैं कि भाई मिश्रित वाक्य होता है और आपका यौगिक होता है, सरल वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है, वो अलग चीजें हैं। यहां पर वाक्य का घटक पूछ रहा है, तो वाक्य में दो चीजें होता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है दोस्तों। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का तात्पर्य क्या होता है, उद्देश्य, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय दो बातें होती है हर जगह पर। ठीक है, और इसी से निर्धारण होता है कि कौन सा मिश्रित वाक्य है, कौन सा यौगिक है। ठीक है, ये आपको पता चल पाता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखेगा, यहां पर हमेशा ये उद्देश्य और विधेय होगा, ये वाक्य के घटक माने जाते हैं, और यहां पर पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा। कई सारे बच्चे यहां पर कर्ता और क्रिया कर रहे थे, लेकिन कर्ता और क्रिया नहीं, कई बार कर्ता और क्रिया अलग रूपों में व्यक्त की जाती हैं,
ऐसे में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए और समझते चलिए अच्छे से। ठीक है, चलो आ जाओ आगे करते दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, इसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कभी अगर ऐसा शब्द आए तो मेरी बात मानना, जब आपसे पूछ रहा है तद्भव नहीं है, इसका तात्पर्य आपसे पूछना चाह रहा है कि कौन सा तत्सम है। ठीक है, यही पूछना चल रहा है। ठीक है, तो लिख रहा है कौन सा तद्भव नहीं है। अब जैसे दांत, कहीं भी दोस्तों अगर चंद्रबिंदु देख लीजिए तो दोस्तों मान लीजिएगा कि वो तद्भव है। क्या है? आप चंद्रबिंदु अगर कहीं दिख जाए, कहीं भी अगर किसी भी वर्ड के ऊपर, सॉरी वर्ड नहीं, किसी भी शब्द के ऊपर चंद्रबिंदु अगर आपको दिख जाए तो आंख मूंद कर मान लेना। अब देखो दो बातें तो कंफर्म हो गई यहीं से कि तद्भव दिया है। ठीक है, और कान भी क्या होता है दोस्तों, यह भी आपका तद्भव ही होता है। क्यों? क्योंकि कान का जब आप तत्सम करते हैं तब क्या आता है दोस्तों, कान का तत्सम होता है कर्ण। क्या आता है दोस्तों, कान का जब आप तत्सम करते हैं तब ये आता है कर्ण। ठीक है, उसी प्रकार से जो आंख होता है, आंख का तत्सम क्या निकल के आता है दोस्तों, आंख का तत्सम निकल कर आता है अक्षी। क्या आता है दोस्तों, अक्षी आता है। यहां पर याद रखिएगा अधर जो शब्द दोस्तों, ये आपका तत्सम शब्द है। अधर जो शब्द है क्या है, अधर जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। ये क्या है दोस्तों, ये आपका तत्सम है। और इसका तद्भव क्या होता है दोस्तों, अधर का तात्पर्य होता है होंठ। क्या होता है, होंठ होता है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों दांत का बता दिया, दांत का अगर आप तत्सम देखेंगे तो दांत का तत्सम आ जाएगा दंत। क्या आ जाएगा, दंत। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? जो तत्सम नहीं है वो बताना है। तो एक बात बताओ, जहां पे तत्सम नहीं है इसका मतलब आपसे सीधे सीधे पूछना जाता है कि कौन सा तद्भव है। ठीक है, देखिए लिखा है धृष्ट, पृष्ठ, पंक और पानी पर। ठीक है, तो देखिए धृष्ट क्या है दोस्तों, ये तो आपका तत्सम दिया है। ठीक है, ये आपका तत्सम दिया है। पृष्ठ भी क्या होता है दोस्तों, ये भी आपका तत्सम दिया हुआ। ठीक है, पंक दोस्तों क्या होता है, पंक, ये भी आपका तत्सम दिया है। यहां पे जो पानी पर वर्ड दिया दोस्तों, याद रखेगा पानी पर जो वर्ड है, जो शब्द है, ये आपका तत्सम नहीं है। अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका तद्भव हो जाएगा। देखिए ये तो आप तभी मानोगे जब आप देखोगे। अगर मैं यहां आपको बताऊं विस्तार से तो समझिए, अगर मैं धृष्ट शब्द लिखा हूं, ठीक है, तो धृष्ट का यहां पर तद्भव होता क्या है पहले वो जान लीजिए। ठीक है, धृष्ट का तद्भव होता है ढीठ। क्या होता है दोस्तों, ढीठ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह पृष्ठ, पृष्ठ का तद्भव क्या होता है, ये पेज वाला पृष्ठ है दोस्तों, याद रखेगा। और पृष्ठ का तद्भव ये पेज वाला मत करिएगा, ये पृष्ठ वाला, ये मैं पीठ दिखा रहा हूं आपको, याद रखेगा। यहां पर पीठ का हो जाता है, क्या होता है, पृष्ठ माने पीछे या पीठ हो जाता है। ठीक है, इसी तरह पंख होता है। क्या होता है, पंख। जरा दिमाग लगाइए और बताइए पंख का तात्पर्य क्या, पंकज माने तो क्या होता है आपका हो जाता है। ठीक है, कमल हो जाता है। पंख दोस्तों जल को कहा जाता है, पंख किसे कहते हैं, जल को कहा जाता है, या इसको पांक भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए ये समझिएगा, पांक यहां चंद्रबिंदु लग जाता है तो चंद्रबिंदु वैसे भी तद्भव रखा जाता है। ठीक है, यहां पर पानी पे याद रखेगा, पानी पे आपका तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव दिया गया है। ठीक है, पानी क्या है, आपका तद्भव दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कर द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? बताइए कौन सा द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है? द्विज को दोस्तों बहुत सारे नामों से जाना जाता है। द्विज दोस्तों याद रखेगा, ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है, ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है, पक्षी को भी द्विज कहा जाता है, पक्षी को भी द्विज कहा जाता है, दांत को भी द्विज कहा जाता है, दांत को भी द्विज कहा जाता है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है जो विदेह शब्द है दोस्तों, ये विदेह को द्विज नहीं कहा जाता। विदेह को कभी आपने द्विज कहते सुना है? नहीं, याद रखेगा विदेह को द्विज नहीं कहा जाता। इसके अलावा एक और याद रखेगा, चंद्रमा को भी द्विज कहा जाता है। किसके दोस्तों, चंद्रमा जो होता है दोस्तों, इसको भी द्विज कहा जाता है। तो ये सब याद रखिए, विदेह को लेकिन नहीं कहा जाता। इस प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा, ये विदेह, ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा कि किसे द्विज नहीं कहा जाता। तो यहां पर जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 टिक किया उनका उत्तर तो सही है, बाकी लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उपर्युक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, बताइए यहां पर ये जो विलोम शब्द उद्यम दिया है, ये उद्यम का विलोम क्या होता है दोस्तों? उद्यम माने क्या होता है, कोई भी उद्यमी को उद्यम कहा जाता है, उद्यमी के द्वारा जो कार्य किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उद्यम का विलोम होता है आलस्य। क्या
क्या होता है, हमेशा याद रखेगा उद्यम का विलोम क्या होता है दोस्तों, आलस्य होता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखेगा ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, हमेशा याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे यहां पर गलत करते हैं, उसको याद रखेगा। ठीक है, अच्छा यहां पर जो आपके सामने लिख रहा प्रवीण, ठीक है, कोई बच्चा मुझे बताए कि प्रवीण का विलोम क्या होता है, प्रवीण का विलोम क्या होता है, बताइए, थोड़ा सा दिमाग खर्च करिए। याद रखेगा सिंपल, कुछ नहीं, सिर्फ अ लगा देना है, क्या हो जाता है दोस्तों, प्रवीण का विलोम अप्रवीण हो जाता है। चलो एक बात बताओ, नीरज का विलोम क्या होगा, नीरज का, अब ऐसा नहीं कि हर जगह अ लगा देंगे, नहीं, अ लगाने से काम नहीं चलेगा, बताइए मुझे नीरज का विलोम क्या होगा, चलो बताओ। नीरज कहा किसे जाता है दोस्तों, नीरज कहा जाता है कमल को। ठीक है, नीर माने जल होता है और ज लगने से कमल का पर्यायवाची बनता है, तो नीरज का विलोम क्या होगा, एक बार आप मुझे बताइएगा। नृप माने क्या होता है दोस्तों, नृप कहा जाता है राजा को, और राजा का विलोम हो जाता है भिक्षुक, क्या हो जाता है, भिक्षुक। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। बाकी नीरज का मुझे आप बताइएगा, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं बड़ा जल्दी एक्सेप्ट कर लेता हूं यार। ठीक है, मैं कोई गूगल बाबा नहीं हूं। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल करते हैं। लिख रहा ऐसा का पर्यायवाची क्या है, ऐसा का पर्यायवाची दोस्तों क्या है, ये आपको बता रहा है। ठीक है, ऐसा, लोग बोलते हैं ना ऐसा से एक शब्द बनता है एषड़ा, एषड़ा। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको, याद रखेगा ऐसा जो शब्द दिया गया दोस्तों, ऐसा का पर्यायवाची क्या होता है, ऐसा का पर्यायवाची होता है अभिलाषा, अभिलाषा, या फिर अभिलाषा कर सकते हो, या फिर आप कहते हैं ना मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, मेरी कामना है। ठीक है, मेरी वांछा है, मेरी वांछा है, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, ये याद रखेगा, ये सब ऐसा का तात्पर्य होता है। ठीक है, याद रखेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों प्यार वार अलग हो जाएगा, प्यार के लिए प्रेम आ जाएगा, प्रीति आ जाएगा, लव आ जाएगा, ठीक है इंग्लिश में, और क्या आ जाएगा, स्नेह भी आ सकता है, ये सब रखेगा। ठीक है, तो ऐसा का यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इच्छा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर अलंकेश का पर्यायवाची है, अलंकेश का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, ये आपको बताना। ठीक है, अलंकेश किसे कहा जाता है, ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। अंगलकेश नहीं होता दोस्तों, ये अलंकेश होता है, और अलंकेश ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अलंकेश ऐसे लिखा जाता है। तो बताइए मुझे अलंकेश किसका पर्यायवाची है दोस्तों, अलंकेश कहा जाता है कुबेर को, किसको कहते हैं दोस्तों, कुबेर को कहा जाता है। ठीक है, अलंकेश किसे कहा जाता है, कुबेर को, याद रखिएगा, दो धन का खजाना होता है उसे। ठीक है, कुबेर को दोस्तों धनाधिप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, धनाधिप भी कहते हैं, या कुबेर को धनराज भी कहते हैं। ठीक है, कुबेर को धनाढ्य भी कहते हैं। ठीक है, ये सब नाम कुबेर के नाम हैं, याद रखेगा। ठीक है, तो अलंकेश किसका पर्यायवाची दोस्तों, याद रखेगा इसका। और चपला क्या होता है दोस्तों, चपला कहा जाता है विद्युत को। ठीक है, विद्युत को, जिसको हम दामिनी भी कहते हैं। ठीक है, दामिनी भी कहते हैं, चपला कहते हैं, तड़ित झंझा कहते हैं, तड़ित। ठीक है, ये सब याद रखेगा, इसका नाम हो जाता है। और बादल के पर्यायवाची कई सारे हो जाएंगे, जैसे मेघ हो जाता है, जैसे जल द हो जाता है, जल की पर्यायवाची में द लगाइए। ठीक है, नीर द हो जाता है, नी र क्या हो जाता है दोस्तों, नी र द हो जाता है, तो य द हो जाता है। ठीक है, वा री द हो जाता है, अम्बुद हो जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखेगा, ये सब आपका बादल का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, कल्पवृक्ष तो नहीं, यहां पर याद रखेगा कुबेर, फिलहाल अलंकेश जो है कुबेर को कहा जाता है, इस प्रकार ध्यान दीजिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर वचन की दृष्टि से दोस्तों कौन सा जोड़ा यहां पर सही नहीं है। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, पहचान करिए। लता, लता से लताएं सही है, घोड़ा से घोड़े सही है, किताब से किताबें सही है, सखी से सखियां दोस्तों गलत है। आप कहोगे क्यों गलत है, सुनिए। अगर आपने कहीं लिखा सखी, तो जब आप कभी इसका बहुवचन बनाइए ना, तो याद रखिए बहुवचन बनाते समय मात्रा हमेशा बदल जाता है, और ये हो जाता है सखियां। आप कहोगे सर हम नहीं मानेंगे, आइए दूसरा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए लिखा है नदी, तो नदी का जब बहुवचन बनाएंगे तो हो जाता है नदियां, तब आप जो है ऐसे करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इस तरह से बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा। बहुवचन बनाते समय मात्रा हमेशा, जहां अगर बड़ी की मात्रा दिया है, ये बदल करके छोटी की मात्रा हो जाएगी, यह नियम है। अगर आपने नियम नहीं फॉलो किया है तो ये आपका गलत है, और यहां पर ऐसा ही कुछ हुआ है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 ये जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वचन की दृष्टि से यही आपका अशुद्ध दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला पढ़ लेते हैं। वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण।
कोई विशिष्ट अवसर है, जैसे 15 अगस्त का कोई अवसर, ठीक है, और विशिष्ट लोगों के समक्ष, तो जाहिर सी बात है 15 अगस्त पर सामने बहुत सारे बड़े अतिथि मौजूद होंगे, विशिष्ट लोग मौजूद होंगे और उनके सामने दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। तो ये जो विद्वतापूर्ण भाषण दोस्तों, इसको क्या कहा जाएगा? इसको संभाषण कहा जाएगा, इसको अभिभाषण कहा जाएगा, इसको अपभाषण कहा जाएगा, या इसको अनुभाषण कहा जाएगा। याद रखें दोस्तों, जब कभी विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष विद्वतापूर्ण भाषण दिया जाता है तो इस भाषण को नाम दिया जाता है अभिभाषण का, ठीक है। आप कहते हैं कि कभी ऐसी बात आता है तो ये सुनने को मिलता है कि आज प्रधानमंत्री का अभिभाषण होगा, यानी याद रखेगा विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के बीच में विद्वतापूर्ण बातें करेंगे मोदी जी, और इसलिए हम लोग करते हैं कि यहां पर अभिभाषण होगा, ठीक है, याद रखेगा अभिभाषण। संभाषण क्या होता है मैं आपको बता दूं। संभाषण दोस्तों तब बोला जाता है जब दो लोगों के बीच में वार्तालाप होता है। क्या होता है? जब कभी दो लोगों के मध्य क्या हो जाए दोस्तों, वार्तालाप हो, तो याद रखिएगा तब क्या कहा जाता है दोस्तों, तब उसे कहा जाता है संभाषण, ठीक है। और ये अपभाषण अनुभाषण जैसी कोई चीज मैं नहीं पढ़ा हूं, अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं मुझे, ठीक है। तो याद रखिएगा फिलहाल यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कैसा लग रहा है मॉक टेस्ट बैच ज्वाइन करके, आपको कैसा लग रहा है? कुछ अच्छा फील हो रहा होगा ना कि हाँ सर बहुत सारी कमियां थी जो हम लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हम लोग ध्यान देंगे और उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर ये मॉक टेस्ट बैच आपने ईमानदारी से पढ़ा तो याद रखिएगा सिलेक्शन तो तय है आपका, लेकिन कदम से कदम मिलाकर चीजों को सीखना होगा। जहां आपकी कमी है उस कमी को महसूस करना होगा और उस कमी को दूर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। करा जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसको क्या कहा जाता है? जिसका मन और ध्यान, जैसे आप पढ़ा मैं यहां रहा हूं और आपका मन और ध्यान कहीं और लगा हो, तब दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? तब इसके लिए एक शब्द यहां लिखा जाता है अन्य मनस्क। क्या लिखा जाता है दोस्तों? अन्य मनस्क। यानी आपका मन और ध्यान वो यहां नहीं है, वो कहीं अन्यत्र है, कहीं भटक रहा है। तो याद रखिएगा इसके लिए एक शब्द जो होगा वो याद रखिएगा, यहां पर आप इसको करिएगा टिक, यही आपका सही हो जाएगा। बाकी आपको परेशान करने के लिए खाली दिया जा रहा है, इसका कोई जो अर्थ नहीं है। कर तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। दोस्तों यहां पर त जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि जब एक ही वर्ड माने क्या होता है? अक्षर, ठीक है। वर्ड माने क्या होता है दोस्तों? अक्षर, ठीक है। जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बारंबार हो, बार बार हो, तब उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बार बार हो तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे कहा जाता है कौन सा अलंकार? तब हम उसे कहते हैं कि यह अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। यह क्या है? यह अनुप्रास अलंकार है। लेकिन देखिए यहां से बातें कुछ अलग कर दिया, यहां आपसे कुछ अलग पूछ ले रहा है, आपके सामने अनुप्रास का ऑप्शन ही नहीं दिया, मैं थोड़ा सा अपडेट करके दे दिया, ठीक है, अपडेट कर दिया। जब कभी अनुप्रास न दे तो मैंने एक और तरीका बताया है, वृत्त्यानुप्रास, ठीक है। जब एक घेरा हो जाता है एक ही वर्ड का चारों तरफ से, तो आप इस ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। जब कभी अनुप्रास ऑप्शन में नहीं होगा तो अनुप्रास का ही प्रकार है वृत्त्यानुप्रास, ठीक है। यह अनुप्रास का प्रकार है, ठीक है। याद रखिएगा वृत्त्यानुप्रास, लाटा अनुप्रास, ये सब अनुप्रास के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहां वृत्त्यानुप्रास टिक करिएगा, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किसका कथन है दोस्तों? तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कह रहा है जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद क्या हो दोस्तों? प्रधान हो, तो उसे कौन सा समास कहते हैं? बताइए। अगर कोई समास है जिसका पहला पद क्या है दोस्तों? प्रधान है, तब उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहा जाता है अव्ययी भाव समास। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव समास में जो अव्यय होता है, जैसे मैंने लिख दिया आजन्म, क्या लिख दिया? आजन्म, ठीक है। क्या लिख दिया? आजन्म। तो आजन्म में आ जो है दोस्तों ये अव्ययी भाव समास है, और इसीलिए दोस्तों ये क्या है? पूर्व पद, पहला पद यहां प्रधान होता है, ये आप याद रखिएगा। अगर मैं द्वंद्व की बात करूं, जो आपसे परीक्षा में ज्यादा परेशान करता है, द्वंद्व में याद रखिएगा जैसे रात दिन होता है, रात दिन को हम द्वंद्व कहते हैं। तो दोस्तों द्वंद्व की खासियत है कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसकी क्या खासियत है कि इसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। दोनों पद प्रधान होते हैं। इसी तरह से अगर मैं पर्यायवाची की बात करूं, जैसे मैंने बोल दिया लंबोदर, तो आप कहते हैं लंबोदर में सर बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास की खासियत है दोस्तों, याद रखिएगा यहां पर दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं? यहां पर दोनों पद
अप्रधान होते हैं। और प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो और याद रखिएगा, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? कोई तीसरा पद यहां पर प्रधान होता है। ठीक है, तो ये सभी बातें आप ध्यान दीजिएगा। फिलहाल तो यहां अव्ययी भाव समास होगा, लेकिन बाकी की बातें भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। आज आपसे पूर्व पद पूछा है, कल आपसे उत्तर पद पूछ सकता है, परसों आपसे दोनों पूछ सकता है। ठीक है, तो इस बातों को आप ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़ते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बताइए, करा भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। लिख रहा दोस्तों, अस्थाई भाव, शांत भाव, या अनुभाव, या व्यभिचारी भाव। अगर मैं भरत मुनि के रस सूत्र की बात करें दोस्तों, तो याद रखेगा किसका उल्लेख नहीं। पहले पढ़िए ध्यान से और तब इसका जवाब दीजिए। ठीक है, कि भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे बच्चों ने इस सवाल का जवाब क्या दिया है? गलत दिया। जी हां दोस्तों, याद रखेगा बहुत सारे बच्चों ने, और कितने, तो लगभग 90% लोगों ने अपना जवाब गलत चूज किया। चलिए, गलती हो गई, डजंट मैटर। आगे दोस्तों गलती मत करिएगा। अगर यह प्रश्न परीक्षा में आता है और पूछता है भरत मुनि को दोस्तों रसों का जो है ज्ञाता माना जाता है, और भरत मुनि के अनुसार जो अस्थाई भाव होता है, वो याद रखेगा उसका उल्लेख किया ही नहीं गया। ठीक है, इसके बारे में भरत मुनि ने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो याद रखेगा, ये आप याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 यहां पर होगा। याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 यहां पे होगा। बहुत ध्यान से समझिए और चीजों को ध्यान दीजिएगा। कई सारे बच्चे जो यहां पे चूज किए थे वो शांत चूज किए थे। ठीक है, और कई सारे बच्चों ने व्यभिचारी चूज किया था। आगे समझदार बनिए, हो गई गलती कोई बात नहीं, क्योंकि परीक्षा में यही से तो नंबर कटेगा। अरे आप गलत ना करते तो अभी 39 आपका कैसे बनता। अब धीरे धीरे टफ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टफ से टफ क्वेश्चन दोस्तों आएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक और सवाल आप संधि से देखिए। ठीक है, अपीक्षते एक शब्द लिख दिया मैंने, अपीक्षते। आपको बताना है, देखिए मेरे राज्य में दोस्तों आपको सब बताना है। संधि भी बताना पड़ेगा, संधि विच्छेद भी बताना पड़ेगा, और नियम भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अपीक्षते में ध्यान दीजिएगा बनेगा, अपी में सबसे पहले अपी होता है, अपी में अपी हो जाता है, अ और प पे छोटी की मात्रा। इसके बाद दोस्तों इक्षते हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्षते। ठीक है, इक्षते ते हो जाता है अपीक्षते। अब देखिए अपी में यहां पर भी छोटी ई आ रहा है, प के ऊपर छोटी ई और यहां भी छोटी ई। जब दोनों छोटी ई मिल जाते हैं तब ये निर्माण करते हैं बड़ी ई का। क्या निर्माण करते हैं? बड़ी ई का। और जहां बड़ी ई आ जाता है दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं ये क्या है दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण है? ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। तो फिलहाल आपका उत्तर क्या होगा? अब देखिए ज्यादातर बच्चे दिक्कत कहां की है? जल्दीबाजी में लोगों ने टिक किया है ऑप्शन नंबर 3, लेकिन यहीं पर कर दिया उन्होंने गलत। ऑप्शन नंबर 3 नहीं दोस्तों, 3 नंबर पे यहां पे ई में क्या कर दिया? यहां पर बड़ा ई दे दिया। भाई बड़ा ई नहीं होता है, छोटा ई होता है। यहां अपी में यहां बड़ा ई दे दिया, ये नहीं होगा। अप तो हो ही नहीं सकता है, ये दे दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 होगा, अपि धन ईक्षते। अपि धन ईक्षते, ये हो जाएगा अपीक्षते, क्योंकि छोटी और छोटी के मिलने से किसका निर्माण होगा? बड़ी का निर्माण होगा, तभी तो आपका दीर्घ संधि कहा जाएगा। चलो आगे देखते हैं, समझ में आया ना अच्छे से? देखिए गलतियां बताना मेरा काम है, बाकी आपको सीखना समझना है। करा कल्पांत में कौन सी संधि है? आइए देखते हैं दोस्तों, कल्पांत में कौन सी संधि है। ठीक है, कल्पांत एक शब्द दे दिया, कल्पांत। अब देखिए जब इसको आप तोड़ करके अलग करेंगे ना, तो आपको जो वर्ड मिलेगा दोस्तों होगा कल्प धन अंत। क्या मिलेगा? कल्प धन अंत मिलेगा। ठीक है, और तब हो जाता है कल्पांत। तो देखिए कल्प धन अंत में क्या हो जाता है? अ धन अ मिलकर क्या बना देते दोस्तों? आ बना देते। अ धन अ बराबर क्या हो जाता? आ हो जाता है, यानी दीर्घ बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया दोस्तों? यहां पर भी आपका दीर्घ संधि आ गया। यण संधि की खासियत है कि वहां पर कोई अर्ध वर्ण आएगा, गुण संधि पे ओ की मात्रा आएगी, और व्यंजन संधि तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। दोनों सवाल आपके दीर्घ संधि से पूछे गए, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर अपना उत्तर क्या कर दिए? गलत चूज कर लिए। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, गलत हो गया, आगे सही करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा बोलते हैं ना, तुम अपना उल्लू सीधा करने आए हो, हमको पता है। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालने आए हो, तुम्हारा हमसे कोई लाभ होगा इसलिए तुम आए हो हमारे पास। ठीक है, तो अपना काम निकालना, अपना मतलब निकालना। अब देखिए कई सारे दे दिया, अपना मतलब निकालना, कार्य पूरा हो जाना नहीं, दूसरे से कार्य करवाना नहीं, अपना कार्य पूरा करना नहीं, पूरा करना नहीं, पूरा करवाना। ठीक है,
चलिए अपना मतलब निकालना, ये आपका एकदम शुद्ध आ रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना। सब लोग अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, मतलब सब लोग अपना अपना जो है देख रहे हैं, इसको कहा जाता है यानी अपना काम निकाल रहे हैं, मतलब अपना निकालना है। तो यहां पर आप ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 चूज कर लिए, ये आपका ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए आगे देखते हैं। कर शब्द युग में दे रहा है आपको और आपको बताना है क्या है। दोस्तों यहां शब्द दिया अंबुज, फिर से लिख दे रहा हूं बड़ा बड़ा, एक शब्द दिया अंबुज और एक शब्द दिया अंबुद, ठीक है। अब देखिए दोनों दिखने में एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, लेकिन थोड़ा नहीं बहुत अंतर हो जाता है अगर आप इसके मीनिंग में जाएंगे। जब किसी, देखिए अंबु का तात्पर्य होता है दोस्तों जल, अंबु का तात्पर्य क्या होता है, अंबु का तात्पर्य होता है जल, और आप जल में जब कभी जौ लगा देते हैं तो हमेशा ये क्या होता है दोस्तों, तब ये बन जाता है कमल की पर्यायवाची, कमल की, कभी भी जल की परिभाषा में जौ का इस्तेमाल अगर आ गया तो कमल की परिभाषा। वही हाल यहां पर भी था। अंबु माने क्या होता है दोस्तों, अंबु माने होता है जल, अंबु माने होता है जल, और द लगते ही दोस्तों, ये द लगते ही ये क्या हो जाता है, बादल की पर्यायवाची बन जाता है, ठीक है। तो एक तरफ याद रखिएगा कमल होगा और एक तरफ क्या होगा, बादल होगा, तो कमल और बादल आपका जो है सही हो जाएगा। जल और कमल नहीं, समुद्र भी नहीं। समुद्र कब होता दोस्तों, जब लिख देता, जब धी शब्द आ जाता, क्या आ जाता दोस्तों, जब धी शब्द आ जाता तब याद रखेगा, तब उसे समुद्र कहा जाता है, या कभी कभी धी नहीं, कभी कभी निधि शब्द भी आ जाता है, इसको भी कहा जाता है, जैसे जलधि, नीरधि, तोयधि, अंबुधि, अंबुधि अगर आ जाता तो हम क्या कर लेते, समुद्र की पर्यायवाची उसे मान लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कर बोध का समानार्थी शब्द कौन सा, किसका दोस्तों, बोध का, बोध का समानार्थी का, बोध का समानार्थी पूछ रहा है। देखिए समानार्थी एक तरह के पर्यायवाची आप मान सकते हैं, ठीक है। समानार्थी मतलब बोध के जैसा अर्थ दोस्तों बोध देता है, वैसा ही कुछ अर्थ दोस्तों यहां पर मिलता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं बोध, ठीक है, तो क्या आपको इस क्लास में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है इसका ज्ञान हो रहा है, ये बोध हो रहा है, इसको आप अनुभूति कर रहे हैं, तो याद रखेगा बोध का तात्पर्य बोझ तो कतई नहीं होगा, शांत भी नहीं होगा। विस्मृति माने दोस्तों भूलना होता है, विस्मृति माने क्या होता है, भूलना। तो क्या बोध का तात्पर्य भूलना है, नहीं सर भूलना तो नहीं है, तो बचा क्या दोस्तों, बचा आपका ऑप्शन नंबर 2 अनुभूति, और यही यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। राजा भिक्षुक को दान देता है, करा यहां पर कौन सा कारक है दोस्तों, बहुत बेहतरीन चीज है, सुनिए ध्यान से। राजा भिक्षुक को क्या करता दोस्तों, दान देता है, ठीक है। किसको, राजा, कोई भिखारी था, कोई भिक्षुक था, उसको दान करने आ गया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम कर्ता देखा जाए तो दोस्तों कर्ता कौन है, कर्ता आपका है राजा। एक एक बातें बता रहा हूं, खोल करके ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। कर्ता है राजा, और दोस्तों यहां पर राजा कर्म कौन सा कर रहा है, तो राजा दान देने का कर्म कर रहा है, ठीक है। राजा कौन है दोस्तों, कर्ता, राजा जो है कर्ता है, और वह कर्म कौन कर रहा है दोस्तों, तो याद रखेगा वह दान देने का कर्म कर रहा है। और किसको दान दे रहा दोस्तों, तो याद रखेगा भिक्षुक को दान दे रहा है, किसको दे रहा है, भिक्षुक को दान दे रहा है। तो ये आपका आ गया। और दान जहां कहीं भी हो जाता है, जो कुछ आप दे दीजिए किसी को अपनी इच्छा से, फिर उसे आप वापस नहीं प्राप्त कर सकते। एक बात बताओ, अगर आपने किसी भिक्षुक को 5 रुपए दान दे दिया तो क्या उससे 4 रुपए वापस मांगते हो, नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं देते हो, लेकिन दान, दिया हुआ दान कभी वापस नहीं माना जाता, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो आएगा वो कौन सा आएगा, यह आएगा संप्रदान कारक। जब आपने किसी चीज को किसी को दे दिया, संप्रदान कर दिया, दे दिया, तब होता है। और अपादान का तात्पर्य अलगाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, एक बार गिर गया तो दोबारा जाके जुड़ेगा नहीं, ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है, निकल गई तो फिर गया काम, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तब आपका अपादान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में अपादान टिक किए थे, नहीं दोस्तों अपादान गलत हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। यहां पर आप संप्रदान कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। और कई बार परीक्षा में आता है तो लोग दोस्तों यहां पर गलत करते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। क्या पूछा दोस्तों, उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। लगता है सर इस बार आप हिंदी में हमको 40 में 40 नहीं पाने देंगे। अरे हम थोड़े मना किए हैं पाने के लिए, आप तो खुदे नहीं पा रहे हैं भाई। याद रखेगा उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानना है दोस्तों। 3 प्रकार के यहां पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 ही बातें होती है। और एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, कि उत्तम पुरुष में क्या होता है, ठीक है। उत्तम पुरुष में क्या होता है, मध्यम पुरुष में क्या होता है, क्योंकि आज मैं आपसे उत्तम पुरुष पूछा,
कल मैं खुद ही आपसे क्या करूंगा, मध्यम पुरुष पूछूंगा और फिर आप नहीं बता पाओगे। तो उससे अच्छा है आज मैं तीनों आपको बता देता हूं, ताकि ये संभावना बन जाए कि आगे सर जब कभी आप मध्यम पूछेंगे ना, तो ये तो गट्स के साथ मैं कर रहा हूं कि बताऊंगा जरूर। उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? उत्तम पुरुष कहा जाता है जब खास करके मैं आता है, जब खास करके हम आता है, या इससे बना हुआ कोई अन्य शब्द आ जाए। जैसे मैं से एक शब्द मान लीजिए बना दिया मेरा, तो इसके लिए मत बताना कि सर नितिन सर ने बताया नहीं थे, ठीक है। या फिर मेरा बना दिया, या फिर मान लीजिए मुझे बना दिया, या फिर मुझको बना दिया। तो ये सब शब्द क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये मैं से निकले हुए शब्द हैं, ये उत्तम पुरुष हो जाएंगे। ऐसे हम से, अब आप समझ गए, अब कहोगे सर हम से हमारे बन गया, क्या बन गया? हमारे बन गया, ठीक है। तो ये सभी भी उत्तम पुरुष बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेगा, मध्यम पुरुष में आता है तू, क्या आता है? तू आता है, ठीक है। तो तू से क्या क्या बन सकता है दोस्तों? तू से तुम बन सकता है, तू से तुमको बन सकता है, मतलब ये सब बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें तू आता है और तू से हमने बहुत सारा तुम बना दिया, तुमको बना दिया, तुझको बना दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द बना। ऐसे अन्य पुरुष में दोस्तों क्या आ सकता है? वह आ सकता है, यह आ सकता है, वह से दोस्तों वे बन गया, यह से दोस्तों ये बन गया। तो ये याद रखेगा, ठीक है। ये आपके अन्य पुरुष में आते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, परीक्षा में कई बार आपसे पूछा जाता है, और आपसे पूछा क्या है? उत्तम पुरुष वाले। उत्तम पुरुष वाले जोड़ा तो मैं और हम क्या है दोस्तों? ये उत्तम पुरुष वाले हैं। तू और तुम क्या है दोस्तों? ये आपका मध्यम पुरुष वाला जोड़ा है, ये आपका उत्तम पुरुष वाला जोड़ा है। और वह, वे, यह, ए, ये सब क्या है दोस्तों? ये अन्य पुरुष का जोड़ा है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। इस प्रकार दोस्तों यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आया समझ में ना? आएगा यार, नहीं आएगा तो जाएगा कहां, ठीक है। आप आ गए हो हमारे पास पढ़ने के लिए, इत्मीनान से पढ़ते चलो, बिल्कुल घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे देखते हैं। लिख रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो शुद्ध वाक्य है उसको पहचानिए। वहां भारी भरकम भीड़ थी। अरे भारी भरकम समान होता है, भारी भरकम भीड़ थोड़े होती है, ठीक है। ये तो आपको बेवकूफ बना रहा है। भारी भरकम भीड़ कहां होती है? क्या आपने कभी सुना भारी भरकम भीड़ के बारे में? ये गलत दिया है। जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है। चलो देखते हैं। मुझे इस अधिवेशन का समाचार नहीं मिला था। चलो देखते हैं। मेरी कविता मुद्रित हो रही है, ठीक है। इसको भी देखते हैं दोस्तों। एक तो आपने गलत कर दिया, लेकिन यहां पर आपका सही क्या है वो बताना है। तो जो शुद्ध वाक्य दोस्तों वो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर 2। क्यों? जो धन का भूखा है वो साधु नहीं है। याद रखेगा, बाकायदे अल्प विराम पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। मुझे इस अधिवेशन का समाचार नहीं मिला था, यानी मुझे ये आपका थोड़ा सा सेंटेंस इरर है, ये आपका गलत लिख रहा है दोस्तों। इसको साफ तौर पे अलग तरीके से लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना दोस्तों? जैसे मुझे इस अधिवेशन का समाचार नहीं मिला था, नहीं समाचार नहीं प्राप्त था, ठीक है। यहां मिलना इस तरह का शब्द नहीं शोभा दे रहा, ठीक है। और बाकी ये भी चौथा वाला भी गलत हो जाएगा। मेरी कविता मुद्रित हो रही है, मुद्रित छपना होता है, ये आपका सेंटेंस यहां पे गलत है, ठीक है। यहां पर आप ऑप्शन नंबर 2 जिन बच्चों ने किया उनका जवाब क्या है? सही है। थोड़ा सा और दिमाग खर्च करिए, पता चलेगा कि सही और गलत क्यों है, आप और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। अगर जो दर्शनीय स्थल होता है वो हमेशा देखने योग्य होता है। या तो यही लिखे होते या तो यही लिखे होते, ये दोनों लिख करके दोस्तों क्या कर दिए? यहां पर क्या कर दिए? गलत कर दिए, ठीक है। लिख रहा है कई दर्शनीय स्थल कश्मीर में देखने योग्य हैं। फिर दोस्तों यहां पर दो बार लिख करके क्या कर दिए? आपका गलत कर दिए। देखने योग्य है कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल, ये भी गलत हो जाएगा। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं, ये आपका सही हो जाएगा। जब दर्शनीय स्थल हैं तो वहां देखने योग्य होने की कोई बातें यहां पर नहीं होंगी। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो गया? आपका सही उत्तर हो जाएगा। छंद का उल्लेख सर्वप्रथम दोस्तों कहां मिलता है? सबसे पहले छंद का प्रयोग कहां किया गया, ठीक है। याद रखेगा, सबसे पहले छंद का प्रयोग आपको मिलेगा वेद में। अब आपको पता है वेदों की संख्या 4 होती है, उसमें जो सबसे पुराना वेद है दोस्तों ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में दोस्तों याद रखेगा 1028 सूक्तियां हैं। क्या है? 1028 सूक्तियां। सूक्ति पता किसे कहते हैं? सूक्ति कहा जाता है अच्छी उक्ति को, जो अच्छी बातें हो, ठीक है, उसे कहा जाता है सूक्ति। तो याद रखेगा दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पहले छंद देखने को मिलता है। यहां पे आप कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला बता दो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। जो वर्तमान काल का है वो आप खाली पहचान कर अलग कर दीजिए, ठीक है। करा मानव पढ़ता है, ठीक है, मानव पढ़ता है। मोहन गया मतलब चला गया, तो भूतकाल में हो गया। सीता सो रही थी, ये भी भूतकाल हो गई। वह जाएगा, ये भविष्य हो गया। तो याद रखिएगा, मानव पढ़ता है, राम पढ़ता है, मोहन सोहन पढ़ता है, कोई भी पढ़ता हो, याद रखिएगा ये वर्तमान काल का परिचय दे रहा है। बाकी जो दोस्तों ये आपके अलग अलग काल में आ गए, तो इस प्रकार से दोस्तों ये चीजें अलग हो जाएंगी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर भी अगर मैं आपको पूछूं दोस्तों, जैसे मोहन गया, तो कई बार और भी डिटेल में आपसे जानना चाहता है परीक्षा में, तो दोस्तों अगर वो सब जानना चाहे तो सुनिए। जैसे मोहन गया, तो तात्पर्य दोस्तों मोहन जो है ये चला गया दोस्तों, तो इसको हम लोग मानते हैं सामान्य भूतकाल। क्या मानते हैं, इसको सामान्य भूतकाल मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यही बात करें दोस्तों, सीता सो रही थी, क्या अभी सीता उठ गई है? नहीं, अभी भी सीता क्या हो रही है, सो ही रही थी। तो याद रखेगा ये अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। क्या हो जाता है, यानी यहां पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, अभी सो ही रही थी। तो याद रखेगा सीता सो रही थी, यह अपूर्ण भूतकाल में नजर आएगा। और वह जाएगा, ठीक है, तो ये तो दोस्तों भविष्यकाल है। और कैसा भविष्यकाल है, तो सामान्य भविष्यकाल है। कैसा दोस्तों, सामान्य भविष्यकाल की बात कर रहा है कि वह दिल्ली जाएगा, वह घूमने जाएगा। राम पढ़ता है दोस्तों, यह भी आपका वर्तमान काल से संबंधित है, सामान्य वर्तमान काल से, ठीक है। तो याद रखेगा, फिलहाल तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है नेता का स्त्रीलिंग कौन सा है। अगर मैं नेता का स्त्रीलिंग बताऊं आपको, तो याद रखेगा नेता का नेताइन नहीं होता है, नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। क्या होता है, नेत्री। जो महिला, जो पुरुष नेता होता है, पुरुष लीडर होता है, उसे नेता कहते हैं। जो महिलाओं की लीडर होती हैं उन्हें नेत्री कहते हैं। लेकिन कई लोग आम बोलचाल की भाषा में नेतानी, नेताइन इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या उनके लिए भी नेता शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों याद रखेगा ये आपका गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग को पहचानिए, कौन सा पुल्लिंग है। मैंने आपको तरीका बताया था दोस्तों कि पुल्लिंग को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसमें विशेषण शब्द का इस्तेमाल करें, जैसे अच्छा और अच्छी। दोस्तों ये शब्द का इस्तेमाल करते ही आपको पता चल जाएगा कि मामला पुल्लिंग है या क्या है, स्त्रीलिंग है। दोनों बातों का आपको ज्ञान हो जाएगा जैसे ही कोई विशेषण शब्द का इस्तेमाल आप यहां पे करेंगे, ठीक है। आइए करते हैं, जैसे अच्छी खटमल या अच्छा खटमल, ठीक है। तो याद रखिएगा अच्छा खटमल होता है, खटमल अच्छी नहीं होता है। जनवरी क्या होती है दोस्तों, महीने का नाम है, ये अच्छी है, ठीक है। जनवरी का महीना बहुत अच्छी है, ठीक है। तो याद रखिएगा महीना अच्छा होता है, लेकिन जनवरी अच्छी होती है, मई भी अच्छी होती है। और पृथ्वी तो वैसे ही स्त्रीलिंग है दोस्तों, तो ये भी अच्छी है, ठीक है। याद रखिएगा, तो यहां पर तो 3 आपका दिख ही जा रहा है, खाली खटमल ही आपका क्या है दोस्तों, यहां पुल्लिंग है, ऐसा आप सभी जानते हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें प्रयोग करने का जरूरत भी नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण और वर्तनी में क्या लिख रहा है, वर्तनी में शुद्ध भाषा कहलाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध भाषा, अच्छा बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा भाई। साहित्यिक भाषा को कहा जाता है, प्रांजल भाषा को कहा जाता है, तो कोई भाषा ही नहीं है। व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा। दोस्तों ज्यादातर बच्चों ने यहां पर चूज किया है, सबसे ज्यादा लगभग 60% लोगों ने चूज किया है सर व्याकरणिक भाषा, और लगभग 20% लोगों ने चूज किया है साहित्यिक भाषा, और 5% लोगों ने चूज किया प्रांजल भाषा। ऐसे ही सोचे जो नया है उसको कर देते हैं, 3 तो नहीं होगा। तो 60, 20, 80, 5, 85 और 15% लोगों ने चूज किया मानक भाषा। याद रखें दोस्तों, ये मानक भाषा ये आपका सही उत्तर है। याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4। कभी भी अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध भाषा कहलाता है, तो व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध भाषा को हम मानक भाषा के नाम से जानते हैं। अब आपकी परीक्षा में इसके कई सारे नाम दे सकते हैं, जैसे आपसे मानक भाषा दे सकता है, ठीक है। या थोड़ा सा इसको, इस शब्द को और अगर अपडेट कर दूं तो याद रखेगा यहां पर एक शब्द लिखूंगा मैं, परिनिष्ठित। क्या लिखूंगा, परिनिष्ठित भाषा, ठीक है। तो हो सकता है परीक्षा में मानक भाषा ना दे करके क्या दे दे, परिनिष्ठित भाषा दे दे, तो इसको भी लेके याद रखेगा, ठीक है। ये कई सारे नाम है। या कहीं कहीं पर दोस्तों एक और नाम मिल
मिलता है साधु भाषा। क्या मिलता है दोस्तों? साधु भाषा। तो याद रखेगा साधु भाषा भी एकदम शुद्ध होता है। क्या होता है? एकदम शुद्ध। वहां वर्तनी और व्याकरण की शुद्धियां पाई जाती है, इसको साधु भाषा भी कहा जाता है। या कहीं पर आपको नगर भाषा भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नगर भाषा भी मिल जाएगा, ठीक है। या अगर आप इंग्लिश में आएंगे ना तो इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। लैंग्वेज, ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे नाम हैं, घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। इत्मीनान से देखिए, समझिए और जवाब दीजिए। लिख रहा विश्व में हिंदी भाषा को कौन सा स्थान प्राप्त है? पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करें दोस्तों, बताइए मुझे हिंदी को कौन सा भाषा स्थान प्राप्त है? दोस्तों अगर पूरे विश्व की बात किया जाए तो याद रखेगा हिंदी को, याद रखेगा ऐसे में तीसरा स्थान मिला हुआ, ठीक है। सबसे ज्यादा बोली जाती दोस्तों अंग्रेजी। पहले एक भाषा हुआ करता था मंदारिन। कौन सा? ये चीनियों की भाषा है, मंदारिन भाषा। लेकिन अब मंदारिन से ज्यादा अंग्रेजी हो गया। अंग्रेजी पहले पर है, मंदारिन दूसरे पर है, हिंदी तीसरे पे। अभी भी कई बच्चे यहां पर डिबेट करेंगे कि नहीं सर ये आप गलत बता रहे हैं। गलत नहीं बता रहे दोस्तों। अभी एक वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस आया था, ठीक है। अभी एक वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस आया था दोस्तों। डेटाबेस और इस डेटाबेस का 22वां संस्करण आया था दोस्तों। आप खोल करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसी 22वें संस्करण में यह कहा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा भाषा किसके द्वारा बोला जाता है दोस्तों? याद रखेगा वो बोला जाता है किसके द्वारा? वो बोला जाता है अंग्रेजी भाषा, ठीक है। अच्छा कितना दोस्तों? कभी कभी यहां पर आंकड़ा मिलियन में दे देता है, तो याद रखेगा 1131, ठीक है। 1131 मिलियन। जी हां दोस्तों, 1131 मिलियन से अधिक लोग, ठीक है। इससे अधिक लोग क्या करते हैं दोस्तों? ये इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इंग्लिश भाषा का। और 1117 मिलियन लोग क्या करते हैं दोस्तों? याद रखेगा ये मंदारिन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मंदारिन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी दोस्तों तीसरे नंबर पे याद रखेगा हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ये भी आप याद रखेगा, ठीक है, हिंदी सबसे ज्यादा। अच्छा एक चीज और बता दूं, अभी आपका एक पेपर हुआ था मृतक आश्रित, यूपीएसआई का पेपर था मृतक आश्रित। उसमें बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा था कि भाई भारत के अंदर सबसे ज्यादा वर्ड या मैं कह दूं सबसे बड़ी जो लिपि है वो किसकी है? कौन सी भाषा में सबसे ज्यादा वर्ड है? जैसे हिंदी भाषा की बात, जैसे आप एग्जांपल समझिए पहले, ठीक है। जैसे मैं अगर इंग्लिश की बात कर दूं तो इंग्लिश में कुल वर्डों की संख्या कितनी? 26। अगर मैं हिंदी की बात कर लूं तो हिंदी में कुल वर्डों की संख्या कितनी? तो आप कहोगे 26 का दुगुना 52। दोस्तों भारत के अंदर सबसे ज्यादा वर्ड ये किस भाषा में है? तो याद रखें दोस्तों तमिल भाषा में। किस भाषा में? तमिल भाषा में सबसे ज्यादा वर्ड है। कितना दोस्तों? 250 प्लस। याद रखेगा 250 प्लस वर्ड है तमिल भाषा में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहां अगर मैं भाषा बोलने की बात करूं अपने देश के अंदर, ठीक है, तो याद रखेगा हमारे देश के अंदर की अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। नंबर 1 पे हिंदी है, हम देश के अंदर की बात कर रहे हैं। नंबर 2 पर हमारे देश के अंदर देखेंगे तो दोस्तों बांग्ला भाषा बोली जाती है। कौन सी? बांग्ला बोला जाता है। और नंबर 3 पर दोस्तों मराठी भाषा बोली जाती है। नंबर 3 पर मराठी। ये हमारे यहां का सीक्वेंस है, ये भी आप याद रखिएगा। क्या पता परीक्षा में देश का ना पूछ करके विदेश का ना पूछ करके देश का पूछ दे, तो याद रखेगा यहां पर फिलहाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं? सब की सब दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, ये आपको बताना है। किसमें? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के प्रकार होते हैं भाववाचक संज्ञा। यहां भाव व्यक्त होता है। जैसे भाव की बात करें, जैसे बुढ़ापा, यह क्या है? एक भाव है। तो देखिए लिख रहा है अमीर गरीब समूह मिठास। समूह मुत होगा नहीं दोस्तों, ये तो समूह लिखकर गलत कर दिया, ठीक है। जवानी सही है, खटास सही है, पुस्तक लिख के गलत कर दिया, गंगा लिख के गलत कर दिया। रसीला, रसीला रस धन इला बराबर रशीला, तो यह एक भाव है। कुछ खाएंगे तो मीठा लगेगा। या कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, यह आपका सही हो सकता है। धैर्य, चलाकी, उदासी, सूर्य, सूर्य गलत हो गया, धैर्य गलत हो गया, ठीक है, यह आपका गलत हो गया। तो याद रखिए सब में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल परफेक्ट है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब इसमें आ जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं यहां पे कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की बात करूं जो आप याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में याद रखें सिंपल सी बात है, हमेशा व्यक्ति आते हैं। अब व्यक्ति में दोस्तों जैसे ये जो कोई अकेला हो जीवन में, जैसे सूर्य एक है, जैसे गंगा एक है, जैसे कृष्ण दोस्तों ये एक हैं, जैसे कामायनी, जैसे लखनऊ, ठीक है, जैसे लखनऊ, ठीक है, ये सब याद रखेगा। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिए जाते हैं, ठीक है। जातिवाचक में क्या लिया जाता है दोस्तों? जिसकी अपनी जाति होती, जैसे
पुस्तक हमने बोल दिया तो पुस्तक में बहुत सारी पुस्तकें, जैसे नदी बोल दिया तो नदी में बहुत सारी नदियां, जैसे पहाड़ बोल दिया पहाड़ में बहुत सारे पहाड़, जैसे देश बोल दिया देश में बहुत सारे देश। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है जातिवाचक। ठीक है, क्या हो जाता है? जातिवाचक। इसी प्रकार भाववाचक क्या होता है? जो भाव होता है, जैसे आपके अंदर चालाकी है, आपके अंदर मूर्खता है, आपके अंदर जवानी है, आपके अंदर बुढ़ापा है, आपके अंदर मतलब ऐसी चीजें हैं। तो ये जो भाव होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये इसमें रखे जाते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां सही हो जाएगा। बिनु पग चले सुने सुते नहीं, सुने बिनु काना, ये सुते नहीं होगा दोस्तों, सुने क्या होता है? सुने। तो बिनु पग चले यानी बिना पग के चलना, पग माने क्या होता है? पैर, बिना पैर के चलना। क्या यार कोई बिना पैर के चल सकता है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी बिना पैर के चलना और बिना कान का सुनना। ये तो गजब बातें कर रहा है। क्या ऐसा संभव है? नहीं, कहीं नहीं संभव दोस्तों। याद रखिए ये असंगति अलंकार है, ये एक दूसरे के विपरीत बातें कर रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? असंगति अलंकार हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। और अगर आपकी परीक्षा में आप सोचते हैं बहुत सीधा सीधा पूछा जाएगा, तो नहीं, बहुत डिफिकल्ट अलंकार पूछा जाएगा। ठीक है, परीक्षा में अलंकार एकदम लीक से हटके आएंगे, इसको याद रखिएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा दोस्तों रातों रात में कौन सा समास है? ठीक है, आज आपसे रातों रात पूछ दिया, रातों रात आपसे दोस्तों दिनों दिन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? दिनों दिन पूछ सकता है। ऐसे करके बनता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इन सब में दोस्तों समास कौन सा होता है? याद रखिएगा, ऐसे में आता है अव्ययी भाव समास। क्या आता है? अव्ययी भाव समास यहां पर आता है। क्या आता है? अव्ययी भाव समास, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, रातों रात या दिनों दिन में कौन सा समास आएगा? अव्ययी भाव समास आएगा। ठीक है, और चीज याद रखिएगा, जैसे अगर मैं आपसे पूछ देता मेरा दिल बाग बाग हो गया, ठीक है, मेरा दिल बाग बाग हो गया, या तुम मेरे साथ साथ चलना, ठीक है, साथ साथ चलना, तो या मैं कह दूं कि सर धीरे धीरे पढ़ाइए, ठीक है, जैसे आपने कहा सर धीरे धीरे पढ़ाइए, तो धीरे, ये सब भी क्या होते हैं दोस्तों? ये सब भी इसी के अंतर्गत रखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको रात दिन में कौन सा समास है दोस्तों? तो रात दिन में द्वंद्व समास आ जाता है। रात दिन, लाभ हानि, शुभ लाभ, दुख सुख, माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, सत्य असत्य, ये सब क्या होता है दोस्तों? ये सब द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका अव्ययी भाव समास होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। कर है मेरे तो गिद्धर गोपाल दूसरो न कोई, ठीक है, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। ठीक है, वही मेरा पति है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। याद रखिएगा, ये जो सेंटेंस है दोस्तों, ये जो वाक्य है, ये मीराबाई के द्वारा गाया गया है। ठीक है, मीराबाई के द्वारा गाया गया है। और यहां पर आपको जो दिख रहा है ये श्रृंगार रस है। ठीक है, क्योंकि भगवान के प्रेम में भाव विभोर होकर के मीरा कहती हैं कि क्या कहती हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल, मतलब मेरे जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल अर्थात कि श्री कृष्ण ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है मेरो पति सोई, ठीक है, वही क्या है? मेरा पति है, वही मेरा ताड़नहार है, उसी के साथ मैं अपना जीवन बिताऊंगी और किसी के साथ नहीं। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर श्रृंगार रस है, यह रस से सवाल पूछा गया था। देखिए दोस्तों, मैं आपके परीक्षा में गद्यांश से भी प्रश्न आएगा, तो गद्यांश में चाहता तो 5 प्रश्न आपको देता, लेकिन मैंने कहा गद्यांश से अनायास का 5 प्रश्न बताना, और वो गद्यांश यहां पर आएगा भी नहीं, क्योंकि जो मैं गद्यांश पढ़ाऊंगा वो जरूरी नहीं कि आपके परीक्षा में आए। हाँ, अंतिम में या बीच बीच में आपको गद्यांश की प्रैक्टिस करा दिया करूंगा। यहां पे मैंने प्रथम प्रयास किया कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊं ताकि मैक्सिमम चीजें याद रहें। ठीक है, करा प्रेमचंद्र, ध्यान से पढ़िए, प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी। दोस्तों यह रचना किसकी है? ठीक है, प्रेमचंद्र। इस सवाल में भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, बहुत सारे बच्चों ने यहां चूज किया है प्रेमचंद। स्वयं प्रेमचंद ने अपने नाम से किताब नहीं लिखा दोस्तों, ऐसा सोचना आपका गलत है। दोस्तों याद रखिएगा, यह रचना है डॉक्टर धर्मवीर जी की। जी हां दोस्तों, प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर धर्मवीर जी। ठीक है, इसको याद रखेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इन्होंने 2 किताबें लिखी दोस्तों, एक लिखा है किताबें और भी है, एक प्रेमचंद के नाम से किताब है, एक किताब है प्रेमचंद का युग। ठीक है, ये 2 किताबें हैं, और भी याद रखेगा, प्रेमचंद और प्रेमचंद का युग। ठीक है, प्रेमचंद का युग, ये 2 किताबें हैं, दोनों आप याद रखेगा। ठीक है, ये 2 किताबें हैं। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से पढ़िए और याद रखिए, डॉक्टर धर्मवीर जी से संबंधित हैं, इसको आप याद रखेगा। ठीक है, चलिएगा।